रिया, रिया क्या हुआ बेटा? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह अचानक आई हो, बताओ रिया क्या हुआ बेटा? हाँ मेरी बच्ची, क्या हुआ बताओ। क्या क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? क्या बात है, अपने पापा से बताओ। पापा, वहाँ इंसान नहीं जानवर लोग रहते हैं। उन लोगों को घर के लिए बहू नहीं बल्कि घर के लिए नौकरानी चाहिए थी माँ। अरे उन लोगों ने मेरी इंसल्ट की, मुझे खरी खोटी बातें सुनाई, यहाँ तक उस पंकज के बच्चे ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुम पर हाथ उठा दिया और तुम चुपचाप देखती रही? माँ, कोई मेरी इंसल्ट करे, मुझ पर हाथ उठाए और मैं चुपचाप तमाशा देखूं? आप जानती है ना, मेरा नाम है रिया। रिया कभी किसी के सामने झुकना नहीं जानती। मैंने भी जवाब में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया पंकज के गाल पर। ये बहुत अच्छा किया तूने। वाह बहू वाह, बहुत अच्छी सीख दे रही है तू अपनी बेटी को। माँ जी, आप तो शांत ही रहिए। मेरी बेटी ने उन लोगों का कितना अत्याचार सहा और आप कहते हैं कि मैं अच्छी सीख दे रही हूँ इसे। अरे अत्याचार सह लिया? ऐसा कैसा अत्याचार सह लिया? अरे यह लड़की मुश्किल से 10 दिन ससुराल में नहीं रही है और तुम कहती हो कि इसके ऊपर भारी अत्याचार हो गया। अम्मा, अम्मा आप शांत रहिए। देखिए, मैं अपनी बेटी को ना किसी के अत्याचार सहने नहीं दूंगा और उन लोगों ने ठीक नहीं किया है। मैं उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर दूंगा। हाँ, तू तो और सिर पर चढ़ाकर बिठा ले अपनी बेटी को। ऐसा नहीं कि उसे ऐसी शिक्षा दे कि ससुराल में 2-4 बातें सुनानी पड़ जाती है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और सीधे मायके चली आओ। वैसे भी बेटा, कि तू अपनी बेटी को नहीं जानता कितनी नकचड़ी है ये, किसी की बात नहीं सुनती है, हमेशा अपने मन का करती है। इससे 2 बात करो तो ये 4 बात करती है। हाँ दादी माँ, मैं तो शुरू से ही आपकी दुश्मन रही हूँ। आप तो मुझे फुटी आंख नहीं सुहाती हैं। आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी कि अच्छा ही है कि मैं ससुराल चली जाऊँ। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ससुराल में मैं सुख से हूँ या नहीं। बस जैसे भी रहूँ ससुराल में पड़ी रहूँ, आप ऐसा ही चाहती है ना? लेकिन पापा, आप भी मेरी बात सुन लीजिए। मैं उस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी और उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उन लोगों के ऊपर दहेज प्रथा का आरोप लगाऊंगी, घरेलू हिंसा का आरोप लगाऊंगी और पूरे परिवार को सलाखों के पीछे भिजवाऊंगी। देख लिया बेटा, देख ले। इसे लेना कहती थी मैं कि लड़की को जरा रोक टोक कर, डांट डपट कर, समझा कर रख। लेकिन तू तो इसी सिर पर चढ़ा रहा था और इसी का नतीजा देख। 8 दिन ससुराल में रही नहीं और ससुराल वालों के ऊपर झूठा आरोप लगाने की धमकी दे रही है ये लड़की। इसका बस चले तो ये तो कल हमें भी देश सलाखों के पीछे भिजवा दे। हाँ, भिजवाऊंगी। आपको तो पहले भिजवाऊंगी क्योंकि आप मेरी खुशियों के दुश्मन हैं। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरा सामान मेरे कमरे में भिजवा देना आप। देखिए जी, आप अपनी माँ को साफ साफ समझा दीजिए कि वह रिया के पीछे हाथ धोकर ना पड़ी रहे। यह रिया का भी घर है, उसे जैसे रहना है, जो करना है वो करेगी। हाँ, मुझे क्या करना, बाद में इस आफत को तुम लोगों को ही झेलना है। मैं क्यों कुछ बोलूंगी, जैसा लगता है करो। पूरे परिवार को सलाखों के पीछे भिजवाओ, चाहे तुम गंगा में बहाओ, मुझे क्या करना। अरे ओ महारानी, कब तक शोक मनाते रहोगी? एक तो खुद की गलती की वजह से ससुराल छोड़कर आ गई हो और यहाँ आकर हमारे सिर का बोझ बन गई हो। इस तरह गूंगी गुड़िया बनकर बैठी रहोगी ना तो पेट नहीं भरने वाला है। अगर पेट भरना है तो 4 काम तो घर के करने ही पड़ेंगे। जी चाची, अभी कर देती हूँ काम। और तू सुन ले, अब तो इस घर की कोई मेहमान नहीं है कि अब मुझे तुझे एक काम बताना पड़े। अब इस घर के सारे काम की जिम्मेदारी ना तेरी है। पहले तो लगा कि चल तेरी शादी हो गई तो हमारे सिर से मुसीबत उतरी, लेकिन ये क्या, तू तो ससुराल में 4 दिन टिक नहीं पाई और वापस अपने मायके में आकर बैठ गई है। मैं अच्छे से जानती हूँ सब तेरी ही गलती होगी। तेरी काम चोरी की आदत तो शुरू से ही थी। तू ना अपनी गलती की वजह से अपना ससुराल हार कर आई है। नहीं तो वह लोग तो कितने अमीर, कितने सीधे साधे लोग थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को सुख रास ही नहीं आता है। किसी किसी की मनहूसियत ना जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप तो पहले ही चले गए और हमारे सिर पर इतना बड़ा टेंशन छोड़ गए। माला, बस करो। ये क्या तरीका है? किस तरीके से बात कर रही हो तुम? आप तो चुप ही रहिए। आपको क्या समझ में आता है? हमारे और भी बच्चे हैं, हमें उनके बारे में सोचना है। कब तक इस लड़की के बारे में सोचते रहेंगे हम? बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ था, वह भी इतने बड़े घर में। लेकिन ये कामचोर लड़की अपने ससुराल में टिक नहीं पाई। अब ये कोई छोटी सी बच्ची भी तो नहीं रह गई जिसके कामकाज करने से आपको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि शुरू से तो आप यही टोकते आए कि रहने दो माला, बच्ची है बच्ची है। लेकिन अब ये कोई बच्ची नहीं रही और आप सोचते होंगे कि मैं इस लड़की को यहाँ आराम से बैठकर खिलाऊंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। अब बहुत हो गया, घर के सारे काम यही लड़की करेगी। नहीं तो चुपचाप यहाँ से अपने ससुराल चली जाए। मैंने तो सोचा था कि यह लड़की इतने बड़े घर में ब्याह कर जा रही है तो वहाँ खूब तन मन से सबकी सेवा करेगी, अपना ससुराल जीतेगी और बाद में उन बड़े लोगों से हमारे बच्चों का भी उद्धार होगा। लेकिन ये लड़की इतनी मनहूस है कि जहाँ जाती है वहाँ मनुष्य फैला देती है। अब देखो ना, जब तक ये इस घर में नहीं थी कितनी शांति थी हमारे घर में, लेकिन इसके आते ही फिर से कितना ड्रामा होने लगा हमारे घर में।
और मैंने बहुत झेल लिया 21-22 साल। अब इस लड़की का तमाशा मैं यहाँ नहीं झेल सकती। अगर इस घर में रहना है, पेट भर खाना है, तो इसे घर के कामकाज तो करने ही पड़ेंगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। देखा बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हारी शादी के लिए कितनी जल्दबाजी कर रहा था। ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहता था दिन रात कि मेरी कविता बिटिया को उसके ससुराल में खूब प्यार मिले। तुम तो अपनी चाची को शुरू से ही जानती हो ना, वह कितना डांट डपट करती है, तुम्हें हर चीज के लिए रोक टोक करती है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे चाची की किसी बात का बुरा नहीं लगता। और वैसे भी चाची जी ठीक ही तो कह रही है, अब मैं घर में हूँ तो घर के काम तो मैं करूंगी ही ना। चाचा जी लगता है मेरी नसीब में खुशियाँ लिखी ही नहीं है। ऐसा ना कहो बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हारे भी नसीब में खुशियाँ होंगी। तुम अपशगुनी या भागी नहीं हो। तुम अपनी चाची की बातों को दिल पर मत लेना बेटा। अब वहीं पर खड़ी होकर शोक मनाती रहोगी या घर के कामकाज भी करोगी? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो मेरे नसीब में लिखा होगा वही होगा। मैं अपने चाचा चाची को कभी नहीं बताऊंगी कि असल में पंकज जी ही नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं। मैं तो बस वहाँ से मजबूरी में आई हूँ। बेचारे मेरे सास ससुर, वह तो कितने अच्छे हैं, मुझे कितना मान सम्मान और मुझे कितना प्यार देते थे, लेकिन वह भी अपने बेटे के कारण मजबूर थे। लेकिन मेरी इस तरह से यहाँ अचानक चले आने से जरूर मेरे सास ससुर को लगा होगा कि मैं हार मान गई और वहाँ से चली आई। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके बेटे और बेटी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे यहाँ आना पड़ा। पापा आपने अभी तक कोई एक्शन लिया या नहीं? अरे वह लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें आसानी से जाने दिया। अरे मेरी राजकुमारी, तुम चिंता मत करो, मैंने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और आज मैंने कुछ पुलिस वालों से कहा है कि वह लोग सीधे उनके घर जाए और उन्हें गिरफ्तार करे। हाय राम, यही दिन देखना बाकी रह गया था। वाह गोपाल वाह, बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहा है तू अपनी बिटिया को। अरे यह कोई कम थी क्या जो तुम भी अब इसकी बातों में आ गए और ऐसे उल्टे सीधे फैसले ले रहे हो? जरा सोच समझ के समझदारी से फैसले लो बेटा। दादी माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप मेरे मैटर पे ना ही बोले तो बेहतर होगा। रिया, इस तरह से आग बबूला होना छोड़ दे तू। बेकार में उन लोगों को मत फंसा। तुझे नहीं रहना है उस घर में तो मत रह, सीधे सीधे तलाक ले ले। ये क्या तू दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाना चाहती है? उन लोगों को जेल के पीछे भिजवाना चाहती है? दादी आप कुछ नहीं जानती उस घर में कितना अपमान हुआ है मेरा। माँ जी आप तो ना मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन ही है शुरू से। अरे भगवान से डरो, भगवान से डरो। एक तो एक ही औलाद है तुम्हारी और वह भी इतनी नकचड़ी सिर फिरी जो बेकार में उन भोले भाले लोगों को फंसा रही है और तुम लोग उसके इस फैसले में इसका साथ दे रहे हो। माँ जी आप तो ना बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। हाँ, वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो तब से तो मुझे चुप ही रहना पड़ रहा है। तुम चिंता मत करो बिटिया और अपनी दादी की बातों में तो बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। चलो चलकर कुछ खा लो, ठीक है माँ? और हाँ, तुम्हारे ससुराल से किसी का भी फोन आए ना तो फोन बिल्कुल मत उठाना। नहीं, बिल्कुल नहीं उठाऊंगी और ना ही मुझे किसी का फोन आया है। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ किस काम से आए इंस्पेक्टर साहब? यह घर पंकज देशमुख का है ना? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं उसका पिता हूँ। बताइए क्या बात है? आपके पूरे परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मेंटल हरेसमेंट का केस लगाया है आपकी बहू रिया ने। क्या? ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर आप? ऐसी तो कोई बात नहीं है और ना ही दहेज के लिए कभी भी भाभी को किसी ने परेशान किया है। वह तो खुद से लड़ाई झगड़ा करके इस घर से गई है और यहाँ तक उन्होंने मेरे भाई के ऊपर हाथ भी उठा दिया है। देखिए ये सब तो बाद में पता चलेगा कि किसने किसको क्या बोला है, लेकिन इस वक्त तो मुझे आप लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले जाना होगा। ये क्या बात हुई इंस्पेक्टर? कोई नोटिस नहीं आया अब तक और आप सीधे हमें गिरफ्तार करने आए हैं। लगता है जनाब तुम्हें मालूम नहीं है कि दहेज प्रताड़ना या मेंटल हरेसमेंट के केस में बिना नोटिस के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि रिया मेरी पत्नी थी, उसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। मेरे परिवार वालों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ थाने, बाकी जरूरत पड़ने पर तुम्हारे परिवार को भी थाने ले जाना पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। उस रिया ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। आप चिंता ना करें माँ, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सब मेरी ही गलती है भैया। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा बाली, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कहता हूँ कि हमने रिया को किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं किया है। वह तो खुद छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती थी और पंकज से लड़ाई झगड़ा करते रहती थी और वह खुद ही इस घर से गई है। देखिए जो भी बात है ये सब बाद में आएगा सामने, अभी तो थाने चलना होगा पंकज को। ठीक है चलिए इंस्पेक्टर साहब। इस तरह रिया की झूठी रिपोर्ट से पुलिस पंकज को गिरफ्तार करके ले जाती है और पंकज के जाने के बाद पंकज के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। माँ सब मेरी ही गलती है माँ। मैं ही भैया से कहती थी कि वो कविता भाभी को तलाक दे दे और रिया से शादी कर ले। रिया खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अमीर घर की है, यही कहती थी मैं भैया से। अगर मैंने कविता भाभी को एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद
भैया भी उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करते, लेकिन मैं तो पागल थी जो रंग रूप और चकाचौंध के पीछे भाग रही थी। मैंने कविता भाभी की सादगी को समझा नहीं। बेचारी कितनी अच्छी थी, सबकी कितनी सेवा करती थी। हम लोगों के मुंह में जो भी आता था हम वो तक कह देते थे उन्हें, लेकिन वह कभी पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। यही तो मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा कि जो अपने पास है, जो अपने साथ है, उसकी कद्र करो, क्योंकि क्या पता उसके बाद कोई उसके जैसा मिले या ना मिले। अभी ये सारी बातें छोड़िए जी, कैसे भी करके बस मेरे पंकज को घर ले आइए। मैं अपने पंकज के बिना नहीं रह सकती जी। ले आइए मेरे बेटे को, मेरे कलेजे के टुकड़े को। तुम चिंता मत करो, मैंने बात की है एक वकील से, जल्द ही पंकज आ जाएगा घर। सच में बाली, काश तुम लोगों ने कविता की अच्छाइयों को समझा होता ना, तो आज हमारा पूरा परिवार इस तरह से मुसीबत में ना फंसा होता। कविता के रहने से यह घर मुझे स्वर्ग लगने लगा था, लेकिन तुम लोगों को कविता की अच्छाई दिखती नहीं थी। समझ में तो मुझे भी आ गया है माँ कि मैंने कविता भाभी की अच्छाइयों को नहीं समझा। सच में बेचारी कितनी अच्छी थी। यह सब कर्मों का फल है। ना ही हमने कविता का दिल दुखाया होता और ना ही हमारे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी आफत आती। किसी का दिल दुखाकर दुनिया में कोई खुश नहीं रह सकता। वह बेचारी कितनी मजबूर थी, कितनी लाचार थी। माता पिता का साया तो बचपन से ही उसके सिर से छिन गया था और चाची के दुर्व्यवहार की वजह से वह बेचारी हमेशा रोती ही रहती थी। वह तो बस उसके चाचा ही अच्छे थे जो इतने दिनों तक उसे उन्होंने अपने घर में रखा और उसकी शादी भी की। बेचारी क्या क्या अरमान लेकर इस घर में आई थी, लेकिन तेरे और पंकज के दुर्व्यवहार की वजह से वह भी हार गई। बेचारी थक गई और वो यहाँ से चली गई। अब तो वो हमसे बात भी नहीं करना चाहती है और उस बेचारी पर तुम लोगों ने चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। मैं जानती हूँ कि वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ माँ, आप सच ही कह रहे हैं। असल में कविता भाभी ने कोई चोरी नहीं की। वह तो पंकज भैया और मैंने ही उन्हें मजबूर किया कि वह सारा दोष अपने सिर पर ले ले और यहाँ से चुपचाप चली जाए, आप लोगों से कोई बातचीत ना करे। क्या ये क्या बोल रही है बाली तू? हाँ माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। असल में पंकज भैया और मैंने कविता भाभी को इतना मजबूर कर दिया कि वह सारा दोष अपने सिर पर लेकर चुपचाप यहाँ से चली गई। हम लोगों ने ही उनसे कहा था कि वह आप लोगों से कोई बात ना करे और वह इस घर से कुछ लेकर नहीं गई है माँ, कुछ लेकर नहीं गई है। वह तो हमने ही झूठा आरोप लगाया था। ये ठीक नहीं किया बाली, ठीक नहीं किया तुमने। बेचारी कितनी बद्दुआ दे रही होगी तुम लोगों को, उसके दिल से कितनी हाय निकल रही होगी। उसी की हाय की सजा है हम लोगों को जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत आई है। हाँ जी हाँ, आप सच ही कह रहे हैं। सब हमारे ही कर्मों का फल है। नहीं माँ, नहीं पापा, आप लोग अपने आप को दोष मत दीजिए। आप लोगों ने कविता भाभी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। बुरा तो उनके साथ मैंने और भैया ने किया है। अगर सजा मिलना चाहिए तो हमें मिलना चाहिए, आप लोगों को नहीं। बेटा, माता पिता के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उनका इकलौता बेटा उनसे दूर है, जेल की सलाखों के पीछे है वो। अरे चारों तरफ आग की तरह बात फैल गई होगी। पूरे समाज में थू थू हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। वैसे ही तो उसने इस तरीके से रिया से शादी किया कि सब लोग आश्चर्यचकित थे और सब लोग हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और अब इतना बड़ा आरोप सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हम लोगों के बारे में ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, किसी की कोई परवाह नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। और रही बात रिया की, तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगी, उससे माफी मांग लूंगी। वह ये केस वापस ले ले। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है भाग्यवान, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ बुरा नहीं किया है। मैंने कहा ना कि मैंने वकील से बात कर ली है। आज शाम को वकील साहब आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन मैं तो शाम तक का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ जी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ वकील साहब के पास और जाकर उनसे रास्ता पूछता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है। हाँ जी, जाइए ना, जाइए, जाकर पूछिए। रिया ने इतना बड़ा झूठा आरोप लगाया था जो पंकज के माता पिता के लिए सहन करना बहुत कठिन हो रहा था। और इधर बाली भी अपने आप को कोस रही थी। बाली को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने कविता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और शायद उसी की गलती की वजह से आज उसका परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उधर जेल में बंद पंकज को भी बैठे बैठे यही ख्याल आ रहा था कि उसने कविता की कभी कद्र नहीं की और कविता के साथ बुरा व्यवहार किया। वह हमेशा सूरत के पीछे ही भागता था और रिया की खूबसूरती में आकर उसने अपनी सीधी सादी भोली भाली देवी जैसी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करके उसे घर से निकाल दिया। वह बहुत अफसोस कर रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था क्योंकि वह तो सलाखों के पीछे था। इधर पंकज के पिता गौरी शंकर जी एक वकील से मिलते हैं और वकील से केस रफा दफा करने के बारे में चर्चा करते हैं। अरे मैंने उन लोगों की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वह लोग मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगेंगे और लाखों रुपए देने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन रिया, तू तो पंकज से प्यार करती थी ना, फिर तूने ऐसा क्यों किया? अरे पागल, प्यार करती थी इसका मतलब क्या कि वह मुझ पर हाथ उठाएगा या उसके परिवार वाले मुझे नौकरानी समझेंगे? अरे मैं किसी के बाप की नौकर थोड़ी ना हूँ जो मुझे
कोई अपने घर की नौकरानी समझेगा और पंकज पंकज मुझ पर हुक्म चलाएगा। अरे मैं कभी किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है यार, चल रखती हूँ मैं। प्यार किया इसका मतलब क्या कि मैं उसके घर वालों की नौकरानी बन जाऊँ? अरे मेरा नाम है रिया और रिया कभी किसी के सामने झुकती नहीं। अरे रिया मत कर बेटा, ऐसा मत कर। मैं तेरे हाथ पैर जोड़ती हूँ, तू उन भोले भाले लोगों को परेशान मत कर। दादी माँ कितने बार कहूँ आपसे मैं कि आप मेरे मैटर में ना ही बोले तो अच्छा है, आप चले जाइए मेरे रूम से। ये दादी माँ भी ना मेरी जान की दुश्मन बन जाती है। इस तरह धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत जाता है और 2 दिनों तक पंकज जेल में ही रहता है। इस कमरे में हम दोनों भाई बहन कितनी मस्तियाँ किया करते थे, इधर उधर की बातें किया करते थे, लेकिन अब तो यह कमरा भी मुझे खाने को दौड़ रहा है। बाली चलना बेटा, कुछ खा ले, पूरे 2 दिन हो गए तूने कुछ नहीं खाया। नहीं माँ, जब तक भाई घर नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे कब तक चलेगा, चलना कुछ तो खा ले थोड़ा सा। नहीं माँ, मैंने कहा ना जब तक मेरा भाई नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी। कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए भगवान कि मेरा भाई घर आ जाए, फिर मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैंने कविता भाभी का जितना दिल दुखाया है, उन्हें जितना बुरा भला कहा है, मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगूंगी और उन्हें सम्मान के साथ इस घर में लेकर आऊंगी। अजी सुनते हो, कहाँ गए? क्या हुआ भाग्यवान, क्यों शोर मचा रही हो? आपको मालूम भी है उस पंकज ने एक लड़की से शादी रचा ली है। क्या ये क्या बोल रही हो तुम? किसने बताया तुम्हें ये? अरे मुझे सरला काकी ने बताया कि पेपर में खबर आई है कि पंकज ने किसी लड़की से शादी किया था और उसके बाद उस लड़की ने उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसके चलते पंकज जेल में है। क्या उन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो कहती हूँ कि यह बहुत अच्छा मौका है उन लोगों से पैसे लूटने का। हम भी एक केस लगा देते हैं उनके खिलाफ कि हमारी बेटी को बिना तलाक दिए उसने उस दूसरी लड़की से शादी किया। हमारे ऐसा करने से वह लोग केस वापस लेने के लिए 8-10 लाख रुपए तो हमें दे ही देंगे। नहीं चाची जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस तरह का केस मत लगाइए उन लोगों के ऊपर। बेचारे उनके माता पिता पहले से कितने परेशान होंगे। वैसे भी उनके माता पिता का क्या ही दोष है इसमें। ओहो, तुम तो बढ़िया ही अपने ससुराल वालों का पक्ष लेने को। एक तो उन लोगों की वजह से तुम ससुराल छोड़ कर आई हो और ऊपर से उनका पक्ष ले रही हो। नहीं चाची जी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। नहीं कविता, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि पंकज ने दूसरी शादी की है, नहीं तो मैं तो कब के उसके ऊपर केस ठोक दिया होता। नहीं चाचा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा कोई भी केस मत लगाइए उन लोगों के ऊपर। वह बेचारे तो पहले से ही कितने परेशान होंगे। और सच कहूँ, इसमें पंकज जी का भी कोई दोष नहीं है। पंकज जी के माता पिता को भी यह बात नहीं मालूम थी कि उनका बेटा पहले से किसी और को पसंद करता है और उन्होंने जोर जबरदस्ती दबाव डालकर उनकी शादी मेरे साथ करवा दी और वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। इसलिए मैं खुद उनसे दूर हो चली आई। मुझे वहाँ से किसी ने निकाला नहीं था। अरे तू चुप कर, हमें मुफ्त में रुपए मिल रहे हैं तो हम ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, अगर कविता नहीं चाहती है तो मैं उन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं लगाऊंगा। क्या हुआ जी, आ गए आप? क्या कहा वकील बाबू ने? भाग्यवान, वकील बाबू ने सेटलमेंट के लिए कहा है और रिया के माता पिता भी तैयार हो गए हैं, लेकिन रिया चाहती है कि हम लोग जाकर पहले रिया से माफी मांगे, उसके बाद ही वो सेटलमेंट के लिए तैयार होगी। हाँ पापा, अगर रिया चाहती है कि हम लोग उससे माफी मांग ले तो हम पंकज भैया को बताए भी नहीं रिया से जाकर माफी मांग लेते हैं, क्योंकि ना मुझे बस उससे छुटकारा चाहिए। ऐसी लड़की इस घर में रहेगी तो यह घर नर्क बन जाएगा। क्या सच में बेटा तुम माफी मांग लोगी? हाँ माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी क्या गलती है। मैंने इंसानों को परखना नहीं सीखा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा पूरा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बस किसी भी तरह उस रिया से छुटकारा चाहिए माँ, हमें बस। ठीक है बेटा, पहली बार तुमने कोई समझदारी की बात की है, तो चलो हम लोग रिया के घर चलकर रिया से माफी मांग लेते हैं। ठीक है पापा। बाली के अकल ठिकाने लग चुके थे, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रिया से माफी मांगने को भी तैयार हो जाती है और वह अपने माता पिता के साथ रिया के घर जाती है। अरे मेरी छोड़ यार, मैं तो बढ़िया हूँ, मुझे क्या होगा, हुआ तो मेरे ससुराल वालों को है। इतना बड़ा साट लगा है ना उन लोगों को कि वह लोग खुद नाक रगड़ते हुए मेरे घर चले आएंगे, देखना। रिया, रिया बेटा, चल ठीक है यार, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ क्या हुआ माँ? बेटा तेरे सास ससुर और तेरी ननद आई हुई है, बोल रही है कि तुझसे बात करना है उन्हें। देखा ना माँ, मैंने कहा था ना कि नाक रगड़ते हुए वह लोग मेरे दरवाजे पर आएंगे और मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेंगे। हाँ बेटा आए तो हैं, चल कर बात कर ले उन लोगों से। अरे मैं वहाँ क्यों जाऊँ, उन लोगों को यहाँ बुला कर ले आओ मम्मी। ठीक है बेटा, मैं बुलाती हूँ उन लोगों को। माफी मांगने आए हैं, पहले तो उन लोगों की खूब बेइज्जती करूंगी। अब पापा ने कह दिया है कि सेटलमेंट कर लेते हैं तो मैं तैयार हो गई, वरना मैं तो उन लोगों को सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही रखती। कहो क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? आई एम सॉरी,
अगर हम लोगों से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो। ओह, जाने अनजाने में? अब इतनी भोली मत बनो। तुम लोगों ने मुझे नौकर समझा। तुम लोग चाहते थे कि मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूं, तुम्हारी सेवा करूं, और सिर्फ तुम लोगों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर, ओह सॉरी, वो अब मेरा पति नहीं रहा, वो तुम्हारा बिगड़ेल भाई मेरे ऊपर हाथ उठा गया। हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई। हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो और यह केस वापस ले लो बेटा। अरे रिया बिटिया, अब बेचारे माफी मांग रहे हैं तो इन लोगों को माफ भी कर दो। ऐसे नहीं, पहले तो यह बाली मेरे पैरों में गिरकर दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगेगी, तभी मैं इसे माफ करूंगी। यह क्या बोल रही हो बेटा तुम? माँ, कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगी। हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो और यह केस वापस ले लो। तुम लोग मुझे नौकर बनाने चले थे, अब आए ना तुम लोगों के कल ठिकाने। तुम लोगों ने क्या समझा, वो अनपढ़ गवार कविता की तरह मैं भोली भाली सीधी सादी होंगी जिसके ऊपर तुम लोग जैसे चाहोगे वैसे अत्याचार करोगे? वह तो मैं अपने पापा और दादी की जिद की वजह से यह केस वापस ले रही हूँ, नहीं तो मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को लंबा घसीटूंगी। केस वापस तो ले रही हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को 10 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, हम तुम्हें रुपए दे देंगे, बस तुम ये केस वापस ले लो। ओए, तुम नहीं, आप कहो मुझे, नहीं तो मेरा दिमाग सरका तो मैं केस वापस नहीं लूंगी। सॉरी, आप बस केस वापस ले लीजिए, हम रुपए दे देंगे। ठीक है, मैं केस वापस ले लेती हूँ। अब चलो निकलो मेरे घर से। आज पहली बार बाली को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज रिया ने इतनी बुरी तरीके से उसे और उसके माता पिता को बेइज्जत किया था कि वह अंदर ही अंदर टूट सी गई थी। बाली अपने माता पिता के साथ घर लौट जाती है और दूसरे दिन केस रफा दफा हो जाता है और पंकज भी घर आ जाता है। बेटा पंकज, आ गया तू? हाँ माँ, आ गया आपका बेटा। भाई आप आ गए भाई? हाँ बाली, आ गया मैं। कितना दुबला हो गया है मेरा बच्चा। हाँ माँ, सब मेरी ही गलती है। मेरी गलती की वजह से आप लोगों को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। यहाँ तक आप लोगों को उस रिया के घर में जाकर आप लोगों को माफी मांगनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। माँ, मैं बहुत नालायक बेटा हूँ। माँ, मुझे अपने से दूर कर दीजिए आप। हाँ भाई, हम दोनों की जिद की वजह से हमारे भोले भाले माता पिता को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, सिर्फ हमारी वजह से। ऐसा ना बोल बेटा, एक माँ अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती है? जा हाथ मुंह धो ले, हाथ मुंह धोकर आ, मैं अभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ बेटा। पापा, आपने कितनी मेहनत करके रुपए इकट्ठे किए थे और मैंने आपकी मेहनत के रुपए को ऐसे ही बर्बाद कर दिए। मेरी वजह से आप लोगों को 10 लाख रुपए देने पड़े। बेटा, तू रुपयों की चिंता मत कर, तू सही सलामत हमारे सामने खड़ा है और उस रिया से हमें छुटकारा मिल गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? जा बेटा, जा हाथ मुंह धोकर आ, अभी मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, एक जरूरी काम रह गया है, पहले मैं वह काम निपटाऊंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। भाई मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतने दिनों तक मैं आपसे दूर थी तो मैं एक एक पल आपको याद करते रही और आप इतने दिनों के बाद मेरे सामने आए हैं। मैं आपको कहीं अकेले नहीं जाने दूंगी। चलिए भाई, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। चलो बाली। पंकज कहाँ गया होगा जी? पता नहीं। इधर पंकज अपने किए के लिए बहुत पछता रहा था और वह सबसे पहले कविता से माफी मांगना चाहता था, इसलिए अपने माता पिता को बताए बिना ही वह सीधे कविता के घर पहुंच जाता है अपनी बहन के साथ। हमें कविता भाभी से बात करनी है। ओह कविता भाभी, तुम लोगों ने चाल चलकर कविता को घर से निकाल दिया था और अब जब उस रईस लड़की ने तुम्हारी नाक रगड़वा दी तब तुम्हें कविता की याद आई है? देखिए चाची जी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। एक बार प्लीज कविता भाभी से बात करवा दीजिए हमें। तुम लोगों ने उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत दिल दुखाया ना तुमने। उसी की हाय बदुआ लगी है तुम लोगों को, जो तुम लोगों को आज पूरे समाज के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा है। हाँ अंकल जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अनर्थ हो गया मुझसे। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे एक बार कविता से मिलने दीजिए। मैं माफी मांगना चाहता हूँ कविता से। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा तुम फिर कविता के साथ बुरा व्यवहार नहीं करोगे? आप चाहे तो आप लिखित में ले लीजिए। मैं कभी कविता के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, क्योंकि कविता के जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने क्या खोया है। ठीक है, अगर तुम इस बात का दावा करते हो तो मैं अभी कविता को बुलाता हूँ। कविता बिटिया, बेटा देखो यह लोग तुमसे बात करने आए हैं। भाभी हमें माफ कर दीजिए भाभी, हमने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ईश्वर ने हमें हमारी करने की सजा दे दी है। आप एक बार माफ कर दीजिए हमें, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हाँ कविता, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया के सारे सुख देना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। ये कोई मजाक तमाशा थोड़ी ना है, जो जब तुम्हारा मर्जी आया तब तुमने इसे धुतकार दिया और जब तुम्हारा मन किया तब
तुम इसे अपने साथ लेने चले आए। पता है हमें, कई लाख रुपए तुमने उस रिया के घर वालों को दिया है, और हमें क्या दिया है तुमने? आप क्या चाहती हैं बताइए, क्या मांग है आपकी? हम आपकी भी मांग पूरी करेंगे। भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमारी कोई मांग नहीं है। ऐसे कैसे मांग नहीं है हमारी? वह तो आपने मुझे रोक लिया, नहीं तो इन लोगों के ऊपर लंबा केस लगाती मैं। नहीं भाग्यवान, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। अगर इन लोगों को इनकी गलती का एहसास हो गया है तो शांति से तुम कविता को इनके साथ जाने दो, अगर कविता चाहे तो। कविता बिटिया, क्या तुम इन लोगों को माफ करके इन लोगों के साथ जाना चाहती हो? भाभी माफ कर दो भाभी, मेरे यकीन करो, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। जी चाचा जी, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। इस तरह कविता बाली और पंकज को माफ कर देती है और उन लोगों के साथ अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ कविता के सास ससुर कविता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, पापा, अरे आगे तुम लोग कहाँ गए थे? देखो मम्मी, कौन आया है हमारे साथ? अरे कविता तुम? प्रणाम माँ जी, प्रणाम पापा जी, कैसे हैं आप लोग? बेटा, अब तुम आ गई हो तो सब अच्छा हो जाएगा। आज मैं अपनी प्यारी सी भाभी को अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। भाभी, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर ले आती हूँ, वह भी स्वादिष्ट सा। हाँ कविता, आज से तुम इस घर की बहू और मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी सुख दूंगा। देखा बेटा, इंसान को अपने कर्मों का फल ना इसी जन्म में भुगतना होता है। तुमने इस बेचारी का दिल दुखाया, इसीलिए हमारे पूरे परिवार को कितना दुख उठाना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो गया है। आज फिर से हमारा पूरा परिवार एक हो चुका है। अब फिर से यह घर स्वर्ग बना देगी मेरी प्यारी बहू कविता। क्यों बहू? हाँ माँ जी। इस तरह आज कविता को अपने ससुराल में अपना पूरा हक व सम्मान मिल चुका था। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।